जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज हम लोग जीके और साइंस से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको थोड़ा सा हार्ड प्रश्न देखने को मिलेगा, लेकिन ये बिहार पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो साथियों, आप लोग सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप लोग सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए और हो सके तो आज के सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, सूर्य के वायुमंडल में कौन से तत्व की अधिकता रहती है? कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन या फिर डी नाइट्रोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक ये नॉर्मल क्वेश्चन है, क्योंकि इन सभी प्रश्नों को हमने पहले ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट में कवर किया हुआ है। आपको 6 नंबर से थोड़ा सा हार्ड देखने को मिल सकता है। तो सूर्य के वायुमंडल में कौन से तत्व की अधिकता रहती है? सिंपल सा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन की। ठीक है, सूर्य जो होता है ये एक गैस का गोला है। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम दो गैसें मुख्य रूप से होता है। ठीक है, जिसमें सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन होता है, ध्यान रखिएगा। और सूर्य जो है ये किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है, ध्यान रखिएगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर कीजिए। और क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक किसी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन सभी प्रश्नों को हमने कल या परसों ही कवर किया था। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम पूछे क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, और इसका रासायनिक सूत्र पूछे तो CaOCl2। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? कीटाणुनाशक के रूप में होता है, कागज तथा कपड़ों के विरंजन में होता है, और रासायनिक उद्योगों में भी इसका इस्तेमाल होता है। जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है? तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण। यहां पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ठीक है, अच्छा, जल की कठोरता जल के गर्म करने पर अगर समाप्त हो जाती है तो वह कौन सा जल होता है? याद रखिएगा, अस्थायी कठोरता। ध्यान रखिएगा, अगर जल की कठोरता जल के गर्म करने पर समाप्त हो जाए तो इसे अस्थायी कठोरता कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर लगाइए। उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम क्या है? तो याद कीजिए, हमने आपको बताया था नाम क्या है? कैरोटीन। यहां पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, कैरोटीन। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। ठीक है, और यहाँ से संबंधित एक आर्टिकल ध्यान रखिएगा, 324। ठीक है, तो आर्टिकल 324 के अंतर्गत राष्ट्रपति चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से देखिए, विटामिन ई मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है? जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको क्वेश्चन हार्ड मिलता चलेगा। आंसर लगाइए, विटामिन ई मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो विटामिन ई जो है ये मुख्यतः लिंग ग्रंथियों की समान क्रिया से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? लिंग ग्रंथियां की समान क्रिया में। तो सी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। और साथियों, विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछे तो टोकोफेरॉल होता है। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? साथियों, आपको फिर से बता रहे हैं, आपको एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन करता है? तो याद रखिएगा, आदिवृक्क ग्रंथि, इसको एड्रिनल ग्रंथि भी बोला जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और इस ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है और उस हार्मोन को बोला जाता है लड़ो या उड़ो हार्मोन। तो अगर आपसे पूछे कि लड़ो और उड़ो हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो आदिवृक्क ग्रंथि से। बिहार में किस वर्ष तक एनीमिया के प्रसार में कमी लाने की घोषणा की गई है? और देखिए साथियों, आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। ये क्लास आपको डेली दोपहर 3 बजे दिया जाता है। और अगर आप लोग बिहार पुलिस के लिए लाइव में पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग रात 8 बजे की क्लास को देख सकते हैं। और स्पेशल साइंस के लिए आपको सुबह 10 बजे क्लास मिल जाएगा। तो ये तीनों ही क्लास आपको बिहार पुलिस के लिए डेली अटेंड करने हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2025 तक। ठीक है, 2025 तक। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किसके द्वारा किया जाता है? सही आंसर है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर भी ऑप्शन आपका सही जवाब है। राज्य एक निश्चित प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित जनसमूह है, यह कथन किसका है? चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इस तरह का। तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा?
इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। नाम थोड़ा सा अटपटा है, इसको याद कर लीजिए। नाम क्या है? ब्लंट सली। ठीक है, तो ये कथन किसका है? तो ब्लंट सली का कथन है। निम्न में से कौन सा दबाव समूह का प्राथमिक उद्देश्य है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर बताइए। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा एक लेवल अप है। तो दबाव समूह का प्राथमिक उद्देश्य पूछा जा रहा है, इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका आंसर होगा नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने के लिए सरकार पर दबाव डालना। ये दबाव समूह का क्या है? प्राथमिक उद्देश्य है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दबाव समूह शब्द का उद्भव जो है, अगर आपसे पूछे कहाँ से हुआ है, तो अमेरिका से हुआ है। जो दबाव समूह है, इस शब्द का उद्भव कहाँ से हुआ है? तो अमेरिका से हुआ है। और दबाव समूह जो है आधुनिक प्रजातंत्र का अभिन्न अंग माना जाता है। विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस देश की थी? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर सभी को आता होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, श्रीलंका देश की। ठीक है, और उस प्रधानमंत्री का नाम क्या था? श्री माओ भंडार नाइके। यहाँ पर लिख देते हैं श्री माओ भंडार नाइके। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कहाँ की प्रधानमंत्री थी? तो ये श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछे तो आप सभी जानते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछे श्रीमती राबड़ी देवी। प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किया गया था? तो यहाँ से आपको दो क्वेश्चन ध्यान रखना है। प्रथम ओलंपिक खेल पूछे तो 776 ईसा पूर्व में आयोजित हुआ था। कब? 776 ईसा पूर्व में। लेकिन आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत पूछे तो 1896 से होती है। तो जो भी डी बता रहे थे उनका गलत हो जाएगा। अगर आधुनिक वाला पूछे कि आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब होती है, तब आपको आंसर लगाना है 1896। बाकी प्रथम ओलंपिक खेल पूछे तो 776 ईसा पूर्व में हुआ था, ध्यान रखिएगा। शतरंज यानी चेस का खेल शुरू हुआ था। तो शतरंज की शुरुआत जो है ये भारत से मानी जाती है। तो आंसर हम लोग यहाँ पर ए लगाएंगे, भारत। ठीक है, शतरंज में कितने वर्ग होते हैं? तो इसमें टोटल 64 स्क्वायर होते हैं। ठीक है, इस तरह से वर्ग जो होता है शतरंज में, ये कितना होता है? तो 64 होता है। म्यांमार की मुद्रा क्या है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा क्यात। म्यांमार की मुद्रा है। ठीक है, टका कहाँ का है? तो बांग्लादेश का टका है। एक पूछा था येन, जो कि जापान की मुद्रा का नाम है। भूटान की मुद्रा का नाम क्या है? नगुल ट्रम, जो एग्जाम में पूछा था आपको बता दिए, नगुल ट्रम। ठीक है, अच्छा म्यांमार का पुराना नाम क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो खुले बाजार की क्रियाएं एक हिस्सा है। तो इसे हमने प्रैक्टिस सेट में आपको बताया था। अगर आप लोग डेली 8 बजे की क्लास को करते हैं तो इसका आंसर बता सकते हैं। खुले बाजार की क्रियाएं जो है मौद्रिक नीति का हिस्सा है। किसका? मौद्रिक नीति का हिस्सा है। अच्छा, मौद्रिक नीति की घोषणा कौन करता है? तो इसे भी हमने बताया था आपको, आरबीआई। ठीक है, आज याद कर लीजिए, मौद्रिक नीति की घोषणा किसके द्वारा किया जाता है? तो आरबीआई के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में इंडिया होम रूल सोसाइटी बनाई थी? तो इसका आंसर है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। किसने? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भीकाजी कामा को ध्यान रखिएगा, आप सुने होंगे इनके बारे में। भीकाजी कामा ने क्या किया था? 22 अगस्त 1907 को। ठीक है, डेट है 22 अगस्त 1907 में इन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट में अपना भारत का तिरंगा झंडा फहराया था। कब? तो 22 अगस्त 1907 में, ध्यान रखिएगा। भारत का विदेशी विनिमय कोष किसके अधिकार क्षेत्र में रखे जाते हैं? क्वेश्चन को समझकर आपको आंसर करना है। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत का जो विदेशी विनिमय कोष है किसके अधिकार क्षेत्र में रखा जाता है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकार क्षेत्र में रखा जाता है, ध्यान रखिएगा। भारत में विदेशी विनिमय पर भी आरबीआई का ही नियंत्रण होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आरबीआई की बात करें तो भारतीय वित्तीय विनिमय क्षेत्र के सर्वोच्च संगठन है। ठीक है, आरबीआई जो है भारतीय वित्तीय विनिमय क्षेत्र का कौन है? सर्वोच्च संगठन है। निम्नलिखित में से कौन सा फल नहीं है? अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए, भारत में बैंकों का बैंक कौन है? चलिए इनमें से कौन फल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आलू। आलू जो है एक प्रकार का तना का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। आलू हो गया, अदरक हो गया, हल्दी हो गया, गन्ना हो गया, ये सभी तना का उदाहरण है। और जड़ का उदाहरण क्या क्या है? तो मूली, गाजर, शकरकंद, शलजम, ये सभी जड़ के उदाहरण है। प्रशीतक की तरह कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? तो बैंकों का बैंक कौन है? तो जो भी बच्चे यहाँ पर आरबीआई बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब है। भारत में बैंकों का बैंक कौन है? आरबीआई। तो साथियों, प्रशीतक की तरह कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा CF2CL2। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिख देते हैं CCl2F2। ठीक है, CCl2F2, इसे ही याद रखिएगा। प्रशीतक की तरह कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है?
तो CCl2F2 या फिर CF2Cl2, ठीक है, इसी को बोला जाता है फ्रियॉन। ये फ्रियॉन गैस का ही सूत्र है, ध्यान रखिएगा। पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पॉली हाउस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा पौधों को उगाने के लिए। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पौधों को उगाने के लिए। आगे देखिए, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है क्योंकि उसमें उत्पन्न गैस होती है। चलिए आंसर लगाइए 22 के लिए क्या होगा? कौन सी गैस उत्पन्न होती है? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ठीक है। तो जब नींबू के रस को खाने के सोडा पर डाला जाता है तो उससे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। अच्छा, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो सिट्रिक अम्ल होता है। फेन प्लवन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातु कर्म के लिए किया जाता है? चलिए बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे हैं, आंसर लगाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फाइड अयस्क। पेट्रोल की अपस्फोटन रोधी, यहाँ पर इसको सही कर लीजिए, पेट्रोल की लिख देते हैं अपस्फोटन रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो याद रखिएगा टेट्रा एथिल सीसा का इस्तेमाल किया जाता है। काष्ठ के आसवन द्वारा बनाया गया एल्कोहल कौन सा होता है? एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो काष्ठ के आसवन द्वारा बनाया गया एल्कोहल मैथिल एल्कोहल कहलाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मैथिल एल्कोहल। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH3OH, मैथिल एल्कोहल का सूत्र है। आषाढ़ का एक दिन यह किसकी रचना है? यह हिंदी साहित्य का क्वेश्चन है, आंसर लगाइए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा मोहन राकेश की रचना है। वैदिकी हिंसा खाली स्थान न भवती नाटक के शीर्षक को पूरा करें। देखिए वैदिकी हिंसा डैश न भवती यह एक नाटक का क्या है? शीर्षक है। तो यहाँ पर भरा जाएगा क्या? हिंसा, ठीक है। यहाँ पर क्या भरा जाएगा? तो वैदिकी हिंसा जो है हिंसा न भवती, यहाँ पर भराएगा आपका हिंसा। तो पूरा क्या बन जाएगा? वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, ठीक है, ये आपका होगा पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो व्यंग्य है यानी कि नाटक है किसके द्वारा रचित है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? आंसर याद रखिएगा डी, जूल हो जाएगा, केजी पर पावर -1 और केल्विन पर पावर -1, ठीक है। यह विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक है। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? गामा किरणें। क्या हो जाएगा? गामा किरणें। दिए गए विद्युत चुंबकीय तरंगों में सबसे कम तरंग दैर्घ्य गामा किरण का होता है। गामा किरण के खोजकर्ता कौन है? पॉल विलार्ड। पॉल विलार्ड गामा किरण के खोज करता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, रेडियो तरंग की बात करें, इसके खोजकर्ता कौन है? मार्कोनी पूछा जाता है। मार्कोनी, रेडियो तरंग के खोजकर्ता कौन है? मार्कोनी है और इसका उपयोग संचार में होता है। एक्स किरण के खोजकर्ता कौन है? तो आप सभी जानते हैं रोंटगन है और इसका उपयोग होता है चिकित्सा के क्षेत्र में। यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा डैश। चलिए इसका आंसर बता देते हैं, क्या होगा? आधी घट जाएगी, ठीक है। यदि एक सर्किट में का प्रतिरोध दोगुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होती है? घट जाती है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। जब एक समान आवेशित गोले के भीतर कोई बिंदु है तो वहाँ विद्युत विभव क्या होगा? सही आंसर है उतना ही रहेगा जितना सतह पर। तो आंसर यहाँ पे सी होगा। एक पिंड क्षैतिज क्षेत्र में समरूप वृत्तीय गति कर रहा है, इसके लिए नियत क्या रहेगा? वेग रहेगा, त्वरण, बल या फिर गतिज ऊर्जा? तो देखिए कोई पिंड है और क्षैतिज रूप में समरूप वृत्तीय गति कर रहा है। कौन सा गति है? वृत्तीय गति। तो इसके लिए नियत क्या रहेगा? तो याद रखिएगा गतिज ऊर्जा जो है काइनेटिक एनर्जी, उसका नियत यानी कांस्टेंट रहेगा। निरपेक्ष प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जा सकता है? तो ये क्वेश्चन आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। निरपेक्ष प्रतिरोध को मापने के लिए व्हीट स्टोन ब्रिज विधि का प्रयोग होता है, ठीक है। आप लोगों ने थ्योरम पढ़ा होगा व्हीट स्टोन ब्रिज का, ठीक है। खुले फ्यूज का प्रतिरोध होता है। तो साथियों खुले फ्यूज का प्रतिरोध क्या होता है? तो याद रखिएगा अनंत होता है। इस पर भी स्टार मार्क कर लीजिए एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, फ्यूज तार को, ये जो फ्यूज तार होता है इसको परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। प्रेरित धारा की दिशा निम्न के द्वारा प्राप्त होती है। चलिए 35 के लिए आंसर लगाइए।
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा प्राप्त होता है। किसके द्वारा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा। और साथियों आज जो ये क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं इसको आपको दोबारा तिबारा देखना है, क्योंकि याद कर लेना है, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वह तापमान जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए आवश्यक है क्या है। तो 10 पर पावर 7 केल्विन, ठीक है। नाभिकीय संलयन के लिए आवश्यक तापमान इतना ही होता है, 10 पर पावर 7 केल्विन। उप प्रधानमंत्री का पद सृजन कैसे हुआ था। तो उप प्रधानमंत्री का पद का जो सृजन है संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं, यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है। आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति जो है राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, तो ये लागू किस पर होगा, राष्ट्रपति पर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल ध्यान रखिएगा 53 के अंतर्गत क्या है, तो राष्ट्रपति राष्ट्र का संवैधानिक प्रधान होता है। और एक आर्टिकल है 75, तो इसके अंतर्गत राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज से क्या तात्पर्य है। देख सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज, ये इसका तात्पर्य क्या है, अर्थव्यवस्था तीव्र गति से उड़ान भरने लगती है। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो देखिए आर्थिक सर्वेक्षण जो है प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कब, तो आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पहले। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। जो आने वाला बजट होता है उसको पेश करने से पहले ही आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया जाता है संसद में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको पसंद आया होगा, और थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो सेशन को जरूर लाइक कीजिए और जितना हो सके सेशन को अधिक से